नमस्कार और द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। हम संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के मिथकों पर बात कर रहे हैं और आज का मिथक मिथ 61 मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है। ट्रेडिंग करने में पैसा है। अब ये लाइन सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल। और आज हम इसी महीन रेखा पर चलेंगे जो एक समझदार निवेशक को एक कह सकते हैं बेचैन जुआरी से अलग करती है। हाँ, जुआरी ये एक बहुत बड़ा शब्द है। ये एक कमाल का मनोवैज्ञानिक जाल है। देखिए, कोई भी शेयर बाजार में ये सोच के नहीं आता कि चलो आज जुआ खेलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब आते हैं एक निवेशक बनकर, अपनी मेहनत की कमाई को उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन बाजार का एक अपना संगीत है, एक शोर है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। तेजी से पैसा बनाने की कहानियां। हाँ, स्क्रीन पर चमकते वो हरे नंबर, ये सब मिलकर आपको आपकी जो लंबी अवधि की योजना है उससे भटका देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका निवेश एक दांव में बदल गया। बिल्कुल। और लेखक ने इस बदलाव को पकड़ने के लिए दो बहुत ही दिलचस्प शब्द बनाए हैं, डीएम आस्क और एफडीएम आस्क। हाँ, सुनने में तो ये किसी सीक्रेट कोड की तरह लगते हैं, पर असल में ये दो अलग अलग मानसिकताएं हैं। चलिए पहले डीएम आस्क को समझते हैं। लेखक इसका जो फुल फॉर्म बताते हैं वो बड़ा मजेदार है। दलाली के मार्केट में आओ, सट्टा खेलो। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सटीक है। डीएम आस्क वो मानसिकता है जहां आप बाजार के शोर से मतलब प्रभावित हो जाते हैं। शोर से मतलब जैसे कोई खबर आ गई या हाँ, कोई स्टॉक खबरों में है, किसी दोस्त ने कोई टिप दे दी या सोशल मीडिया पर कोई हॉट स्टॉक ट्रेंड कर रहा है और आप सब कुछ भूलकर उसमें पैसा लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ लॉजिक काम नहीं कर रहा होता, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट काम कर रहा होता है। कि ये मौका हाथ से निकल ना जाए बस। और इस चक्कर में आप ऊंची कीमत पर खरीदते हैं, ज्यादा ब्रोकरेज देते हैं और सबसे जरूरी बात, आप भूल जाते हैं कि आपने निवेश शुरू ही क्यों किया था। मैं समझ सकती हूँ कि लोग इस तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं जब आप देखते हैं कि किसी ने एक दिन में 20% कमा लिया, तो डिसिप्लिन रहना मतलब अनुशासन में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। ये प्रक्रिया बहुत धीमी और बोरिंग लगती है। उस भावना से कैसे निपटाया जाए? और यहीं पर लेखक का दूसरा कॉन्सेप्ट FDMAS के तस्वीर में आता है। अच्छा। इसका फुल फॉर्म है फॉलो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस विद नॉलेज। अच्छा। अब ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। लेकिन इसका सार बहुत सरल है। एक प्रोसेस को फॉलो करो, भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि ज्ञान और गणना के आधार पर फैसले लो। ये उस जहाज के कप्तान की तरह है जो तूफान में नक्शे और कंपास को देखता है, लहरों की ऊंचाई को नहीं। वाह, क्या बात है। FDMS का मतलब है कि आपके पास एक सिस्टम है, एक चेकलिस्ट है जिसे आप हर निवेश से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ है DMASK जो भावनाओं और फोमो पर चलता है और दूसरी तरफ है FDMASK जो प्रक्रिया और अनुशासन पर। और इसी DMASK मानसिकता से एक बहुत बड़ा मिथक जन्म लेता है। हाँ, कि ट्रेडिंग कम जोखिम वाला और जल्दी पैसा बनाने का तरीका है, जबकि लंबी अवधि का निवेश तो बस एक पुरानी कहानी है। हाँ, और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक जाल है। मान लीजिए एक नया निवेशक है राहुल। उसने किसी की टिप पर एक स्टॉक खरीदा और एक हफ्ते में उसे 30% का प्रॉफिट हो गया। वाह। अब राहुल का दिमाग उसे क्या कहेगा? मैं जीनियस हूं, मुझे बाजार की समझ आ गई है। ये जो शुरुआती किस्मत से मिली सफलता है उसे हद से ज्यादा आत्मविश्वासी बना देती है। और इसी आत्मविश्वास के चलते वो एक बहुत बड़े विश्वास का शिकार हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमा सकता है तो वो उसी पैसे को और ज्यादा जोखिम वाले स्टॉक्स में लगाकर असाधारण रिटर्न पा सकता है। बिल्कुल, वो सोचता है कि वो बाजार को मात दे सकता है, कि वो हर बार सही साबित होगा। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। हाँ, लालच उस पर हावी हो जाता है। वो शायद अपनी बचत या घर के डाउन पेमेंट के लिए रखा पैसा या फिर लोन लेकर भी ट्रेडिंग में लगा देता है, ये सोचकर कि बस एक और बड़ा दांव उसे अमीर बना देगा। वो अपने रिस्क प्रोफाइल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वो भूल जाता है कि वो कितना नुकसान सह सकता है। और इसका नतीजा हम सब जानते हैं, भारी नुकसान, एक बड़ा झटका और सारा आत्मविश्वास, सारी जीनियस वाली फीलिंग सब खत्म हो जाती है। फिर ऐसे लोग बाजार से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं और सबको बताते फिरते हैं कि शेयर बाजार तो एक जुआ है। जबकि विडंबना यह है कि उन्होंने निवेश तो किया ही नहीं, वो तो वाकई में जुआ ही खेल रहे थे। उन्होंने बाजार को कसीनो बना दिया था। असली गलती बाजार की नहीं, उनके तरीके की थी। ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि एक आम निवेशक के लिए हर तरफ जाल बिछा है।
तो फिर इस चक्रव्यूह से बचने का कोई रास्ता भी है या नहीं? हाँ, है। और किताब में इसका समाधान दिया गया है। समाधान है अपने निवेश के उद्देश्य पर टिके रहना। यानी वो जहाज बनाना जो इतना मजबूत हो कि सायरन का गीत उस पर असर ही ना करे। और ये जहाज बनता है कुछ ठोस कदमों से, कुछ जरूरी सवालों से। चलिए, तो उन कदमों पर एक एक करके बात करते हैं। पहला कदम बताया गया है उन कंपनियों के बारे में पढ़ें और समझें जिनकी कहानियां तो बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन उनके बुनियादी सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स कमजोर है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और जब हम कमजोर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हाँ, बताइए। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी शायद पैसा ही नहीं कमा रही, या उस पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, या उसका प्रोडक्ट बाजार में अब बिक ही नहीं रहा। भले ही कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हाँ, अक्सर ये वही मल्टीबैगर कंपनियां होती हैं जिनका शोर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बैलेंस शीट में दम नहीं होता। एफडी मास का पहला नियम है, कहानी से पहले हिसाब किताब देखो। दूसरा कदम है उनके प्रतिद्वंदियों का विश्लेषण करना। ये क्यों जरूरी है? अगर एक कंपनी अच्छा कर रही है तो दूसरों को देखने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी की सफलता टिकाऊ है या सिर्फ एक तुक्का। अच्छा। क्या उस कंपनी के पास कोई ऐसा मजबूत फायदा है जिसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं, जो उसे बाकियों से अलग बनाता है, या फिर वो सिर्फ एक अस्थायी वहर पर सवार है जो कभी भी खत्म हो सकती है? ठीक है, अगला कदम थोड़ा व्यक्तिगत है। अपनी जोखिम सहने की क्षमता यानी रिस्क एपेटाइट की जांच के लिए किसी सलाहकार से मिले। हाँ, हम सब सोचते हैं कि हम बहुत जोखिम ले सकते हैं, खासकर जब बाजार ऊपर जा रहा हो, लेकिन असलियत तो गिरावट में ही पता चलती है। सही कहा। हम अपनी भावनाओं के सबसे खराब जज होते हैं। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार आपसे वो सवाल पूछेगा जो आप खुद से नहीं पूछना चाहते। वो आपकी उम्र, आपकी आय, आपके लक्ष्य, इन सब को देखकर आपकी वास्तविक जोखिम क्षमता का आकलन करेगा। अगला पॉइंट भी बहुत दिलचस्प है। सिर्फ आकर्षक ट्रेडिंग पर ध्यान देने के बजाय जोखिम और प्रतिफल के अनुपात यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर रिसर्च करें। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, हर निवेश एक दांव है। सवाल ये है कि आप क्या पाने के लिए क्या दांव पर लगा रहे हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक में 100 रुपए लगा रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो आपको 110 रुपए मिलेंगे, यानी 10 रुपए का मुनाफा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपके 100 रुपए 50 भी हो सकते हैं, यानी 50 रुपए का नुकसान। ओह, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब है। बहुत खराब है। आप 10 रुपए कमाने के लिए 50 रुपए का जोखिम ले रहे हैं। एक समझदार निवेशक हमेशा ऐसे मौके तलाशता है जहां मुनाफे की संभावना नुकसान के मुकाबले कहीं ज्यादा हो। ट्रेडर सिर्फ मुनाफा देखता है, निवेशक रिस्क को पहले देखता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी कदम, पैसा लगाने से पहले अपनी प्रक्रिया तय करें। क्या ये ट्रेडिंग है या निवेश? ये फैसला पहले करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोनों के नियम बिल्कुल अलग हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके नियम पहले से तय होने चाहिए। आप किस कीमत पर खरीदेंगे, आपका टारगेट क्या है, और सबसे जरूरी आपका स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है वो कीमत जिस पर आप अपनी गलती मानकर छोटे नुकसान में बाहर निकल जाएंगे। ये आपकी भावनाओं को समीकरण से बाहर कर देता है। और अगर निवेश कर रहे हैं तो आपका सवाल अलग होगा। आप इसे कितने समय तक रखने की योजना बना रहे हैं और किन परिस्थितियों में आप इसे बेचेंगे। ये स्पष्टता आपको डी-मास्क के जाल में फंसने से बचाती है। ये कदम तो एक मजबूत नींव की तरह है। लेकिन किताब में ये भी बताया गया है कि हर निवेश से पहले हमें खुद से कुछ जरूरी सवाल भी पूछने चाहिए। एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट। हाँ, पहला सवाल है, क्या हम ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो हमारी जोखिम सहनशीलता के दायरे में है? हाँ, ये सवाल आपको उन हॉट स्टॉक्स से बचाता है जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो इतने अस्थिर हैं कि वो आपको रात को सोने नहीं देंगे। सही बात है। अगर आप एक छोटी सी गिरावट से घबरा जाते हैं तो शायद एक हाई रिस्क स्मॉल कैप स्टॉक आपके लिए नहीं है, भले ही उसमें 10 गुना रिटर्न की संभावना क्यों ना हो। दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अपने निवेश पर कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं और क्या ये उम्मीद यथार्थवादी है? ये सवाल लालच पर लगाम लगाता है। अगर आप हर साल 50% या 100% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो आप अनजाने में ही बहुत ज्यादा जोखिम भरे निवेश की ओर खींचे चले जाएंगे। एक यथार्थवादी उम्मीद, जैसे कि 12-15% सालाना, आपको एक संतुलित और टिकाऊ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करती है। असाधारण रिटर्न की तलाश ही लोगों को जुआरी बनाती है। अगला सवाल उस उम्मीद को कंपनी की हकीकत से जोड़ता है। क्या ये कंपनी अगले 5 से 10 सालों में वैसा रिटर्न देने में सक्षम है?
इसके लिए आपको एक जासूस बनना पड़ता है। आपको कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़नी होगी, मैनेजमेंट की भविष्य की योजनाओं को समझना होगा। क्या कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है? क्या वो नए बाजारों में जा रही है? क्या उनके पास कोई मजबूत योजना है? हाँ, या वो बस पुरानी सफलताओं पे जी रहे हैं? ये सवाल आपको एक निवेशक की तरह सोचने पर मजबूर करता है, एक सट्टेबाज की तरह नहीं। और चौथा सवाल भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा है। कंपनी की भविष्य की क्या संभावनाएं हैं और ये अपने प्रतिद्वंदियों का सामना कैसे करती है? ये सवाल आपको बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। क्या ये इंडस्ट्री भविष्य में बढ़ने वाली है? क्या कंपनी के पास टेक्नोलॉजी में कोई बढ़त है? क्या उसका ब्रांड इतना मजबूत है कि ग्राहक कहीं और नहीं जाएंगे? और आखिर में पांचवां सवाल, जो शायद सबसे जरूरी है, प्रबंधन की व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में कितनी भागीदारी है। इसे स्किन इन द गेम कहते हैं। स्किन इन द गेम। हाँ, सीधी सी बात है। क्या कंपनी के मालिकों और टॉप मैनेजमेंट का खुद का पैसा और प्रतिष्ठा कंपनी में लगी है? अगर प्रमोटरों की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है तो वे बिजनेस को लेकर ज्यादा गंभीर होंगे। उनके हित आपके हितों के साथ जुड़े होंगे। बिल्कुल, वे शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कंपनी को दांव पर नहीं लगाएंगे। ये सवाल आपको एक कहानी के खरीदार से एक बिजनेस के हिस्सेदार में बदल देते हैं। तो आज की चर्चा का सार यही है कि निवेश और जुए के बीच की रेखा बाजार में नहीं, हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में है। ये अनुशासन और प्रक्रिया की रेखा है। DMAS के यानी दलाली के मार्केट में आओ सट्टा खेलें वाली मानसिकता हमें तेजी से मुनाफे का सपना तो दिखा सकती है, लेकिन अंत में यह अक्सर बड़े नुकसान की खाई की ओर ही ले जाती है। असली और टिकाऊ धन FDMSK यानी ज्ञान, गणना और एक सोची समझी प्रक्रिया पर आधारित निवेश से ही बनता है। तो आज की चर्चा के बाद हर सुनने वाले के लिए सोचने वाली बात यह है कि जब वे अगला निवेश या ट्रेड करते हैं तो वे खुद से पूछें, क्या मैं बाजार के शोर में बहकर अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगा रहा हूं, या मैं एक सोची समझी रणनीति के साथ अपने वित्तीय भविष्य का निर्माण कर रहा हूं? क्या मैं कप्तान हूं या सिर्फ लहरों पर बह रहा हूं? बिल्कुल सही। अगले अंक में हम चैप्टर 7 के तहत मिथ 62 पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है समान संपत्ति वर्गों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करना। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड, SIP और सीधे इक्विटी दोनों में निवेश किया है। तो सवाल ये है कि क्या एक ही जैसे एसेट क्लास में ज्यादा निवेश करने से वाकई में आपका जोखिम बढ़ता है, या ये आपके पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को अनजाने में कम कर देता है? जरूर जुड़िएगा।